आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती, जो नई भर्ती आई है उसी से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि बिहार पुलिस भर्ती के लिए जो पहले एग्जाम हो चुका है उसमें जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे, है ना। इसी क्रम में आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 16 कितना अक्टूबर है, हाँ 16 अक्टूबर 2022 को जो मध्य निषेध भर्ती परीक्षा हुआ था, जिसके सिपाही भर्ती मध्य निषेध विभाग के लिए, उसमें जो प्रश्न आया था उसको कवर कर रहे हैं। देखिए प्रश्न तो वहां से लेंगे, लेकिन इससे जो रिलेटेड, उससे जो आसपास इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बनेगा उससे रिलेटेड, उसमें 4 ऑप्शन होंगे उस प्रश्न के अंदर, और प्रश्न जो रिलेटेड होगा उस सारे चीजों को कवर कर लेंगे। और जो आगामी यानी कि नई भर्ती 19,838 भर्ती है, इसमें से एक सीट आपकी होने की पूरी संभावना है। प्रश्न वहीं से मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न जो है, प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, ये प्रश्न है। अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मावसिन राम। कहां पर, ये मेघालय के अंदर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मावसिन राम, मानसिम राम। ये मानसिम राम जो है ये कहां पर है, मेघालय के अंदर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, वो है मानसिन राम। ये किस राज्य के अंदर है, मेघालय में। अगर यहाँ पर औसत वर्षा की बात करें, यहाँ पर जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा कितना है, 1187 मिली सेंटीमीटर, 1187 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा का जो औसत है वो कितना है, 1187। मावसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वैसे अगर हम लोग बात करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, आंसर याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा है ना, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात कर ले कि मानसिन राम मेघालय में खासी रेंज के कारण कीपाकार के अवसाद में स्थित है, एक बढ़िया प्रश्न है ये। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। एक प्रश्न यहाँ और बढ़िया बनेगा कि ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का चेरापूंजी का किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का चेरापूंजी, दक्षिण भारत का चेरापूंजी किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का चेरापूंजी किसे कहते हैं। दक्षिण भारत का चेरापूंजी के बारे में बात करेगा कि दक्षिण भारत का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, वो अंगुबे गांव है। यहाँ ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अंगुबे गांव। और ये अंगुबे गांव है कहाँ पर, ये कर्नाटक के अंदर है। ये अंगुबे गांव कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है ना। अंगुबे गांव को दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। अंगुबे गांव किस राज्य के अंदर में है, कर्नाटक के अंदर में है। इसके अलावा प्रश्न का आंसर याद रखिएगा एक और, कि भारत में सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल की बात करेगा, ये जैसलमेर है ना, जैसलमेर। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल जैसलमेर, जो कि राजस्थान के अंदर है। और इसके अलावा एक ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडा स्थल है ना, ठंडा स्थल ये है लद्दाख। कौन क्या कहाँ है, लद्दाख। ठीक है, ये कुछ प्रश्न और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। हम लोग अगला प्रश्न पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन से, और ये 42वां संविधान संशोधन से जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया था उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था, ये हुआ था 1976 में। भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1976 को। और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान के नाम से किसको जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया।
लघु संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा था उद्देशिका, है ना, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में, उद्देशिका आपका है उद्देशिका, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में क्या संशोधन, प्रस्तावना, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़ा गया था, यानी क्या संशोधन किया गया था? ये प्रश्न था, तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, और ये 3 शब्द पहला याद रखिएगा पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द याद रखिएगा आप लोग समाजवाद, है ना, समाजवाद। और इसके अलावे एक शब्द और ध्यान रखिएगा, ये था अखंडता। क्या था? अखंडता। ये तीनों ही शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उद्देशिका की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का जिस समय निर्माण किया जा रहा था उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना बाद में बना, प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा ये उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, है ना। और कब प्रस्तुत किया गया था इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक चल रही थी, तो उसी बैठक के अंदर में ये उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जबकि ये उद्देशिका संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ये कब अपनाया गया तो इसको ध्यान रखिएगा, ये उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ये भी बढ़िया प्रश्न है, उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अपनाया गया, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देशिका को संविधान सभा ने अपनाया था। उद्देशिका प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो इसी दिन उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन इस उद्देशिका को संविधान सभा ने अपनाया कब? 22 जनवरी 1947 को। इसके अलावे 42वां संविधान संशोधन के बारे में एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? इसको भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किनके प्रस्ताव, किनके सिफारिश पर जोड़ा गया तो ये भी ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। और उस समय कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10। और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया है? 11। जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ये 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसके अंदर क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
इसको ये इस तरह से ये 11वां मौलिक कर्तव्य, और इसको जोड़ा कब गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है, ठीक है। जबकि मूल संविधान में एक भी नहीं था। इसको जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में कितना हो गया है? देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया था, बेसिकली पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये पूछा गया था उद्देशिका से। और उद्देशिका यानी इसी का बाद में ये बना प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना। और प्रस्तुत जो किया गया था, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। अगर बात कर लें भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? इसी उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना को कहते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, या इसी को कहते हैं कुंजी भी। भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहते हैं या आत्मा किसको कहते हैं? तो भारत की प्रस्ताव, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना उद्देशिका, उसी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। वैसे एक सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32, और इस अनुच्छेद 32 के अंदर में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। वैसे इस पर हम लोग डिस्कस किए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है किसके अंदर है? अनुच्छेद 32 को। और इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने बताया था आत्मा संविधान का। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको बताया गया था? अनुच्छेद 32 को। भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसको बताया गया? अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे अगर भीमराव अंबेडकर का जिक्र नहीं करेंगे और आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, सीधा आंसर करेंगे प्रस्तावना को। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? यानी ऑप्शनल ये प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। उसमें से जो ऑप्शन था इन्फ्लुएंजा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा। इसको ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा, हाँ ठीक, जुएला। जो भी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये जो इन्फ्लुएंजा है ये है विषाणु से, किससे है? वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु से होने वाला यानी वायरस से होने वाला रोग है। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा विषाणु से होने वाला रोग और जीवाणु से होने वाला रोग। तो देखिए, प्रश्न जो पूछा था वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, उसमें ऑप्शन था इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं, ये है विषाणु जनित रोग। इसके अलावे हम लोग देख लेते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग और विषाणु से होने वाला रोग, है ना, उसके लिए जो संबंधित प्रश्न बनेगा उसको पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग, होने वाला रोग। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, हम लिखे यहाँ पर पंडित का टिक न्यू है। यहाँ से आप लगभग जितने भी जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग है उसको आप कवर कर लेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे? जीवाणु से होने वाला जो प्रमुख रोग है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पंडित का टिक न्यू है ना। जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे? पंडित का टिक न्यू है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा रोग आएगा। देखिए, ये जो पौ है, इस पौ से हो जाएगा प्लेग। ये पौ से क्या हो गया? प्लेग। प्लेग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के। और ये जो डी है, डोमहर्षयी कार है, इससे क्या आ जाएगा? डिप्थीरिया। और ये जो डिप्थीरिया होता है ये प्रमुख रूप से गले का रोग है ना, गले का ये रोग है ना। तो उसके बाद अगर हम तो से बात कर लें, तो है तपेदिक। तो से कौन सा बीमारी होता है?
तपेदिक यानी कि तो ये भी होता है, तपेदिक जो होता है वो किससे होता है, जीवाणु से होने वाला रोग तपेदिक का है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस या क्षय रोग। ये तीनों एक ही है ना। तपेदिक, ट्यूबरक्यूलोसिस या क्षय रोग, ये जो होता है ये प्रमुख रूप से प्रमुख कारण होने का क्या है, जीवाणु। उसी तरह का की बात करें तो ये का से हो जाएगा काली खांसी, का से क्या हो जाएगा, काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटेनस, क से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, निमोनिया, है ना, निमोनिया, और ये हो जाएगा हैजा। इस तरह से ये जो है हैजा, ये एक प्रमुख है किसका कारण, जीवाणु से होने वाला प्रमुख कारण। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जीवाणु से होने वाला रोग के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या आ गया, पंडित का ठीक न्यू, और यहाँ पर पूरा सेट हम कर दिए हैं। इसके अलावा आप लोग समझिए कि विषाणु से होने वाला प्रमुख रोग, विषाणु से कौन कौन सा प्रमुख रोग होगा, तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा, वैसे ये है। इसके अलावा इसमें प्रमुख रोग जो है, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा रेबीज, रो से क्या हो जाएगा, ये रो से हो गया रेबीज, चौ से हो जाएगा चेचक, छोटी माता, इसी को हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉक्स, है ना। छोटी माता या स्मॉल पॉक्स या चेचक का प्रमुख कारण क्या है, विषाणु। और ये उसके बाद हो का याद रखिएगा हेपेटाइटिस, मो से याद रखिएगा मेनिंजाइटिस, या इसी को बोलते हैं मस्तिष्क रोग। प से याद रखिएगा पायरिया, या पायरिया नहीं होता, इसको हटा दीजिएगा, पायरिया नहीं होता है। इसमें जो प्रमुख है वो क्या आ जाएगा, वो है पोलियो। उसके बाद 9 से याद रखिएगा निद्रा रोग। ये कुछ प्रमुख कारण हो गया, ये प्रमुख रोग हो गया जो किसके कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाला प्रमुख रोग विषाणु से, उसी तरह जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग के लिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता दिए है ना, कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग देख लें कि मतदान की आयु है ना, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कब किया गया था। बढ़िया प्रश्न है। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र जो है अभी वर्तमान में कितना है, 18 वर्ष, लेकिन उस समय जो था पहले कितना था, 21 वर्ष। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कब किया गया था। बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989, है ना। इसी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत के संविधान में चेंज किया गया और कहा गया कि अब जो है 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष भी जिनका न्यूनतम उम्र है तो वो संविधान मतलब कि मतदान कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया, 18 वर्ष। यहाँ से प्रश्न आगे से भी पूछता है और पीछे से भी पूछता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया था। हम लोग करेंगे 61वां संविधान संशोधन। इसी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही तो किया गया, मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। वैसे अगर हम लोग बात कर लें भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद की बात किया जा रहा है, किस अनुच्छेद के अंदर में प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है कि जिनका उम्र न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, 18 वर्ष या इससे अधिक है, वो मतदान कर सकता है। भारत के संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 326 में है। बढ़िया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 326 के अंदर में क्या प्रावधान है कि भारत के अंदर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को, उम्र के व्यक्तियों को भारत में मतदान करने का अधिकार है, बल्कि उनके लिए मतदान करने के लिए उनका जो नजदीकी मतदाता सूची होगा, जिस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में आता है, उस मतदाता सूची में उनका नाम अंकित हो, तभी वो मतदान कर सकता है। क्लियर है इतना। आपसे प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के अंदर में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 326। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, ये मतदाता सूची का जो मतदाता सूची का जो प्रकाशन करवाता है, मतदाता सूची में किसी व्यक्तियों का नाम जोड़वाना हो, किसी व्यक्तियों का नाम कटवाना हो, किसी व्यक्तियों का नाम
निर्वाचन क्षेत्र बदलवाना हो, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। किसका ये काम है? निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुनाव आयोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चुनाव आयोग। और ये जो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग है, इसका जो गठन हुआ है भारत के अंदर में, कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनके हेड होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, सॉरी 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें से जो पहले आ जाए उसी के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं इनका? राष्ट्रपति। पी फॉर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर जिक्र करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान समय में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है ना, ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में भारत के कौन है? ज्ञानेश कुमार। और इसके सहयोगी जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? 2 निर्वाचन आयुक्त। क्लियर है इतना? तो निर्वाचन आयोग का काम होता है किसी भी राज्य के अंदर में विधानसभा का चुनाव कराना हो, देश के अंदर में लोकसभा का चुनाव कराना हो, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता देना हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मान्यता देना हो, चुनाव चिन्ह आवंटित करना हो, मतदाता सूची का प्रकाशन करवाना हो, ये सारा का सारा काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। और इसी निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है भारत में? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। भारत में मतदान करने का अधिकार कितने वर्ष से न्यूनतम है? 18 वर्ष है ना। कभी कभी प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि अधिकतम मतदान करने के लिए अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो जब वो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो अपना मतदान कर सकता है। उनके लिए क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। क्लियर है इतना? हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौच मुक्त राज्य है ना। अगर इसके बारे में इसका सही आंसर हम लोग समझे, इसका सही आंसर है सिक्किम। ये जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौच मुक्त है ना, यानी खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य है। खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगर सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, सिक्किम की राजधानी कहां पर है? सिक्किम की राजधानी तो गैंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, गैंगटोक सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। और यही सिक्किम है भारत का पहला राज्य जहां के स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। एक सवाल और यहाँ पर बनेगा, स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब होती है? ये भी ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को है ना, 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होती है। और इसका जो लक्ष्य रखा था 2019 तक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। इसके अलावे एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्किम है
सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम, गवर्नर का नाम, सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न शुरू करने के पहले हम लोग जो जिक्र कर रहे थे सिक्किम के बारे में, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग को याद रखिएगा, ये नाम प्रेम सिंह तमांग वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री है। जबकि सिक्किम के जो वर्तमान समय में गवर्नर यानी राज्यपाल है वो लक्ष्मण आचार्य है। लक्ष्मण आचार्य जी सिक्किम के वर्तमान समय में क्या है? राज्यपाल यानी गवर्नर है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर रहे हैं, सिक्किम के अंदर में कितना लोकसभा सीट है? वो 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 32 विधानसभा सीटों की संख्या है। उसी तरह से राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा और लोकसभा यहाँ से 1-1 सीट है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 32। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, है ना। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया था। गांधी से प्रश्न, ये जो गांधी मूवी है इससे प्रश्न बनता है, चाहे तो पूछ लिएगा। गांधी से ये जो मूवी है गांधी मूवी, इससे प्रश्न इसलिए बनता है, इसी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में भारत की तरफ से पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। या तो पूछ लेगा कि गांधी की भूमिका किसने निभाया था, या पूछेगा गांधी मूवी के निर्देशक कौन है, या पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड पहला कौन जीता था। तो यही गांधी मूवी से। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो प्रश्न पूछा गया था प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? गांधी के मूवी जो था इसके जो निर्देशक थे वो थे रिचर्ड एटनबरो। ध्यान रखिएगा, रिचर्ड एटनबरो, है ना, एटनबरो, ये जो थे गांधी मूवी के क्या थे? निर्देशक थे। वैसे अगर इस प्रश्न के अलावे हम लोग पढ़ें, इस मूवी के अंदर में गांधी की जो भूमिका निभाया था, इस मूवी में मोहनदास करमचंद गांधी की जो भूमिका निभाया था उसके बारे में भी समझ लीजिए। गांधी की भूमिका जो निभाया था वो कौन थे? यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि इस फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाया था। बेन किंग्सले, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, बेन किंग्सले। और इसी मूवी के लिए भारत की तरफ से पहला, है ना, भारत की तरफ से पहला ऑस्कर जीता गया था। ऑस्कर जीता था। और ऑस्कर के बारे में बात करें तो ये कौन जीता था इसको भी समझ लीजिए, भानु अथैया ने, है ना, भानु अथैया ने। और यहाँ पर जो इन्होंने जीता था कॉस्ट्यूम डिजाइन में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ड्रेसअप के लिए, है ना, ड्रेस, सीधा आंसर याद रखे, ड्रेस के लिए यानी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको भारत की तरफ से पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अब हम लोग समझते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें, ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है लॉस एंजिल्स से, है ना। कहाँ से दिया जाता है? लॉस एंजिल्स से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और 2025 में भी इसके लिए घोषणा हो गया कि बेस्ट मूवी कौन सा है, वो है एनोरा, है ना। एनोरा मूवी 2025 में घोषणा हुआ है, जिनको कि बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया जाएगा, या इसकी घोषणा हो चुकी है। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया जाएगा? एनोरा को। ये ऑस्कर अवार्ड कहाँ से दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष लॉस एंजिल्स से, है ना। तो इसी तरह से ये प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रिचर्ड एटनबरो। उसी तरह से गांधी की भूमिका इस मूवी में किसने निभाया था? बेन किंग्सले ने। और भारत की तरफ से पहला ऑस्कर जीता गया था किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। और जो जीता था किसने? भानु अथैया ने जीता था। किस क्षेत्र में? कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी ड्रेस के लिए जीता था। क्लियर है? हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।